नमस्कार, जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। हमारे साथ इस वक्त कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी जी हैं। नमन जी, आपको बहुत बहुत भारत मित्र के चैनल पे स्वागत और सरहुल की शुभकामनाएं। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। सरहुल तो कल है ना। आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे देश के राज्य के नागरिकों को मैं ईद का मुबारक देता हूँ। शरहुल आने वाला है, उसका भी मुबारक और शुभकामना देता हूँ। सरकार एक फैसला की है और फैसला है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, जो पहले रांची कॉलेज के नाम से होता था, उसे वीर बुद्धू भगत के नाम से जाना जाएगा। इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? झारखंड के आदिवासी मूलवासी समुदाय के लोगों की इच्छा थी, इनकी भावना थी कि हम अपने अस्तित्व, अपने पहचान, अपने आजीविका, अपने उन्नति और अपने संरक्षण को बेहतर तरीके से हम अपने हाथों से हम करें। इसके लिए बिहार से अलग एक झारखंड राज्य का मांग इन्होंने रखा और जिसका लंबी लड़ाई आदिवासी मूलवासी समुदायों ने लड़ा और अंततः इन्हें झारखंड मिला। लेकिन झारखंड मिलने के बाद भी स्थितियां करीब वही रही और जो शिक्षा के क्षेत्र में कहें और झारखंड का राजधानी जो रांची यूनिवर्सिटी का रांची महाविद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा, जहां गरीब आदिवासी दलित मूलवासी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के लीडर श्यामा प्रसाद जी के नाम से उसका नामकरण किया था, जो आदिवासी और मूलवासी झारखंडी भावना के खिलाफ था, जिसका सदन में इस बार मांग उठा। और झारखंडी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार झारखंडी वीर सपूत वीर बुद्धू भगत जी के नाम से नामकरण करना चाह रही है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने उस कश्मीर में अपना बलिदान दिया और आज नारा भी लगता है, वह कश्मीर हमारा है, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया था, अपना बलिदान दिया था। निश्चित रूप से देश के आंदोलन में योगदान रहा है, लेकिन उनका पहचान विशेष समुदाय को लेकर भी रहा था। और हर राज्य का अपना क्षेत्र होता है, अपना भाषा संस्कृति परंपराएं होती हैं, उस अनुरूप अपने राज्य में लोग नामांतरण करते हैं। वैसा भावना मैंने आपके कहने का अभिप्राय है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी झारखंडी जनमिजाज जो है उसके अनुरूप फिट नहीं बैठ रहे थे। जितने भी हमारे देश के आजादी के आंदोलनकारी रहे उनका सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे मुख्यालय में हम अपने राज्य के जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं और मुद्दों और आंदोलनों से जुड़े लोगों को हम पहचान देना चाहते हैं। तो क्या आगे चल के विधानसभा में भी, विधानसभा का इतना बड़ा परिसर है, इसमें भी झारखंडी सपूतों की प्रतिमाएं लगेगी? निश्चित तौर से अंदर में जब आप देखेंगे लॉबी है, वहाँ सभी झारखंड और स्वतंत्र सेनानियों के यहाँ पर लगे हुए हैं। आपने जब झारखंडी अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान की बात की, उसकी भाषा और संस्कृति की बात की, तो याद आया आपने विधानसभा के अंदर
सिलेबस को लेकर एक सवाल खड़ा किया था। आपका आशय था कि झारखंड का जो सिलेबस हो और झारखंडी मिजाज के अनुरूप हो, क्या था इसके मायने? मैं इस बार के बजट सत्र में आदिवासी मूलवासी समुदायों और दलित समुदायों से जुड़े उनके अस्तित्व, उनका पहचान, उनका आजीविका, उनकी उन्नति, उनका संरक्षण से जुड़े, उनके भाषा संस्कृति परंपराओं से जुड़े, शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े सभी मुद्दों पर मैं इस बार सदन में सवाल के माध्यम से और अपने वक्तव्य के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। और कई मुद्दों पर तो सरकार सहमत भी हुई है। मैं बता दूं, हमारे झारखंडी भावना, झारखंडी जल जंगल जमीन का सुरक्षा, आजीविका से जुड़े जमीन और जंगल, हमारा स्वशासन को लेकर अनुसूचित क्षेत्र में जो पेशा कानून है उसका नियमावली, इन सभी चीजों के लिए मैंने सदन में इस बार मजबूती से तथ्यात्मक तरीके से बातों को रखा है। पेशा कानून तो बन गया, लेकिन उसका नियमावली आज तक नहीं बना है। और जब तक नियमावली नहीं बनेगा, पेशा कानून में जो अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार आदिवासी मूलवासी समुदायों को नहीं मिलेगा। आदिवासी पहचान, आदिवासी और मूलवासियों के भाषा संस्कृति परंपराओं का पहचान के लिए भी लोग अब भूल रहे हैं, संस्कृतियां भाषाएं लुप्त हो रही हैं। इसे संरक्षण देने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। उन्हीं बातों को मैंने सदन में भी रखा कि स्कूलों में जब आदिवासी मूलवासी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनके मातृभाषा में उनके भाषा संस्कृतियों को पढ़ाया जाएगा तो वे जानेंगे, उनका भाषा संस्कृति परंपरा सुरक्षित रहेगा। और जब पढ़ेंगे तो पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, और जनजाति और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों का जब बहाली होगा तो इससे भी मांग रहा है शुरू से ही कि हमारे झारखंडी नौकरियों को बाहर के लोग छीन लेते हैं। जब जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं का पढ़ाई स्कूलों में होगा, जो हजारों लाखों की संख्या में सृजन होंगे इसकी सीट, तो यहाँ के लोगों को एक सुरक्षित नौकरी भी मिलेगा। और आदिवासी समुदाय और दलित समुदायों के संरक्षण के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना है। इसे भी कड़ाई से लागू करने और जो सरकार इसके संरक्षण के लिए जो योजनाएं चला है उसके भी बारे में मैंने सदन में कहा। आदिवासी संस्कृति और आजीविका से जुड़ा हुआ मामला जंगल रहा है। जंगल का संरक्षण, जंगल का विकास कैसे होगा, इसको लेकर भी मैंने कहा। वनाधिकार कानून का अधिकार ग्राम सभा के लोगों को मिले, वन प्रबंधन का, इसको भी मैंने सदन में। तो पैसा लागू होगा तो ऐसे भी तो वनाधिकार कानून है तो उस कानून का आधार ही ग्राम सभा है। वो भी अगर कड़ाई से लागू हो जाए तो उससे भी जंगल का अधिकार लोगों को मिलेगा। और आदिवासी मूलवासी समुदायों का जमीन भी बड़ी तेजी से अवैध तरीके से छीन रहा है। बाहर से लोग इलीगल तरीके से आदिवासी मूलवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं इलीगल रूप से। इसके लिए भी मैंने सदन में बात रखा, क्योंकि सीएनटी एक्ट सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है। सीएनटी एक्ट कानून आदिवासी, दलित और पिछड़ी समुदाय की जमीन का संरक्षण के लिए बना है।
और लोग बाहर से आके इनके जमीनों को अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं। इसके लिए भी मैंने सदन में रखा कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को इनका हक अधिकार मिलना चाहिए। आज बाहर से लोग आ रहे हैं, इलीगल रूप से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के लोगों का भाषा, संस्कृति, परंपरा, नौकरी, आजीविका, सब कुछ पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों को मैं सदन में मजबूती से रखने का काम किया हूं, और सदन में रखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक कराने की नियत से भी इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूं, मीडिया में अपना वक्तव्य दे रहा हूं, ताकि लोग अपने अधिकारों को जाने और अपने हक के लिए सामने आए। तब हम एक जनप्रतिनिधि होकर हम उनके मांगों को लेकर, उनके भावनाओं के अनुरूप हम सरकार से उनके हक को हम दिलाने में कामयाब होंगे। ये मेरा प्रयास इस बार की विधानसभा में रहा। बात जहां तक आती है, और आपने जिस तरह क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा की बात की है, तो एक तो अब तक के जो सिलेबस रहा है, आदिवासी समाज के बच्चे को हम जैसे जहाज पढ़ाते रहे हैं। जहाज उसने जिंदगी में कितनी बार देखा, यह तो अलग मुद्दा है, जबकि जंगल उसकी जिंदगी का हिस्सा है। तो क्या नहीं लगता कि सिलेबस को भी वो जो वहाँ का विशिष्ट कल्चर है, विशिष्ट संस्कृति है, उसकी सामाजिक संरचना है, सिलेबस का निर्माण इसी दिशा में होना चाहिए। और मैं आपको एक याद दिला दूं कि हाल के दिनों में हेमंत सरकार ने एक टीम को पश्चिम बंगाल भेजा था, वो क्षेत्रीय और भाषाओं का अध्ययन करने के लिए, जनजातीय भाषाओं का अध्ययन करने के लिए, और टीम एक सप्ताह तक वहां रही और अपनी अनुशंसा लेकर आई है, और शायद उस कैबिनेट में या हेमंत सरकार का समक्ष उसे पेश किया जाएगा। तो मेरा जो खुलासा है कि आप सिलेबस में किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं? मैं और हमारी सरकार यह चाहती है कि पढ़ाई को, विषयों को, सिलेबस को रुचिकर बनाया जाए। और तब रुचिकर होता है जब उनके भाषा से, उनके संस्कृतियों से, उनके जीवन शैलियों के आधार पर सिलेबस में शामिल करने से पढ़ाई रुचिकर होगा, और वे विषयों को ग्रहण कर सके, जल्दी उसको ग्रहण कर पाएंगे। इसको लेकर हमारे सरकार से लगातार बातें हो रही है, और इसलिए मैं सदन में लाया था। और मेरा प्रयास है कि हमारे आदिवासी मूलवासियों का जो सामाजिक ढांचा है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत गौरवशाली परंपराएं हैं। तो इसको जानने के लिए, सिलेबस में लाने के लिए सामाजिक अगुओं से संपर्क कर, रिसर्च कर, इसे सिलेबस में शामिल करने का परामर्श और सरकार ले रही है, और सरकार इस दिशा पर आगे बढ़ना का प्रयास कर रही है। जहां तक पेशा का मामला है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस थोड़ी उलझन का शिकार है? कांग्रेस सरकार का हिस्सा है, पंचायती राज विभाग उसके पास है, बावजूद कांग्रेस पेशा कानून को लेकर पदयात्रा करने की बात कर रही है और कर भी रही है। तो क्या नहीं लगता कि जिसे कांग्रेस को सरकार पर दबाव डालकर पेशा कानून सख्ती से लागू करवाना चाहिए था, वह सड़क पर संघर्ष कर क्या संकेत देना चाह रही है? सरकार, हमारे गठबंधन और हमारा कांग्रेस पार्टी पेशा कानून को लेकर बहुत गंभीर है, क्योंकि यह अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, जो आदिवासी मूलवासी समुदाय हैं, उनके हितों का संरक्षण और उनके अधिकारों का उपबंध है ये। और इस कानून को कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय में है 1996 में
लाया गया है और इसे धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस कृत संकल्प है, इंडिया गठबंधन कृत संकल्प और हमारी सरकार कृत संकल्प है। वो जो पद यात्रा निकला वह जन जागरूकता के लिए थी। जनता अपने अधिकारों को जाने, वे भी अपने हक के लिए संघर्ष करे, आगे आए। जब संघर्ष से कोई चीज मिलता है तो उसका महत्व ही कुछ और होता है। उत्साह हाल के दिनों में परिसीमन पर भी चर्चा चल पड़ी है। हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर परिसीमन को झारखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा। देव कुमार धान पूर्व मंत्री रहे हैं, वे कहते हैं कि यदि परिसीमन हुआ और इसी स्वरूप में हुआ, मैंने जनसंख्या को आधार बनाकर हुआ, और जैसा कि खुद आप डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, एसपीटी और सीएनटी की जो जमीनें हैं वो बहुत बड़ी संख्या में बाहरी आबादी के पास चली गई है, तो उनकी आशंका है, देव कुमार धान की आशंका है कि हेमंत सोरेन झारखंड के अंतिम आदिवासी सीएम होंगे। मैं बता दूं आपके माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों को, हेमंत सोरेन अंतिम नहीं है। आदिवासी मूलवासी समुदाय जो झारखंडी भावना से ओतप्रोत है, वे अपने समुदाय और झारखंडी भावना से जुड़े लोगों को ही सत्ता में परिसीमन हुआ तो सीटें तो कम जाएगी ना। परिसीमन की बात है, परिसीमन के लिए हम प्रयासरत है और परिसीमन हम चाहते हैं कि परिसीमन जब हो तो एसटी, एससी, ओबीसी जो पिछड़े समुदाय है, जिनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान ने दिया है, तो जब सीटों का बंटवारा हो, आरक्षण हो, तो इनके हिस्से के सीटों की भी वृद्धि हो। इसके लिए सिर्फ जनसंख्या आधार ना हो, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र, ये सारी चीजें भी आधार हो, ताकि हम झारखंडी एसटी, एससी, ओबीसी समुदायों के सीटों को भी हम बढ़ा सके और राजनीति में इनका भी प्रमुखता से भागीदारी हो सके। इसके लिए हम, अगर भाजपा ऐसा नहीं करेगी तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि एसटी और एससी को खाली आरक्षण अभी मिला है जनप्रतिनिधि के पदों पर, ओबीसी समुदाय भी मांग रही है कि हमको भी मिलना चाहिए। हम उनका समर्थन करते हैं कि उनको भी आरक्षण मिले, मुखिया के पदों पर, समिति के पदों पर, जिला परिषद के पदों पर, नगर परिषद, नगर पंचायत के पदों पर, विधायक और सांसदों के पद पर उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। राजनीति में उनकी भागीदारी भी आवश्यकता है, क्योंकि वे भी पिछड़े समुदाय से आते हैं। पिछड़ों को प्रोत्साहन देना, उनको संरक्षण देना संविधान में प्रावधानित है। इसका अनुपालन हमारे देश में होना चाहिए। तो ये थे नमल विक्रम कोंगाड़ी जी, जिन्होंने आदिवासी समाज के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और पेशा कानून से लेकर परिसीमन पर अपने विचार रखे। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह इन्होंने विधानसभा में आदिवासी संस्कृति, सिलेबस, जंगल और जमीन का जो मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा कहीं न कहीं पेशा कानून और परिसीमन से भी जुड़ा हुआ है। आदिवासी समाज की सीटें घटी तो निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति से जो आदिवासी राजनीति में आदिवासी समाज का जो प्रभुत्व रहा है, उसे एक झटका लग सकता है, झटका लगेगा भी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि नमन विक्रम कोंगाड़ी जी उससे एक कदम आगे जाते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ
आदिवासी समाज ही नहीं, दलित समाज ही नहीं, यहाँ के पिछड़े समाज को भी राजनीतिक आरक्षण देने की जरूरत है। यानी मुखिया, सरपंच से लेकर तमाम विधानसभा तक के लिए उनकी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। शुक्रिया, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।